एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास जो रहने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज जो है एंड तक क्लास ज़रूर देखना। इसमें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, मैं स्पेशल से रिलेटेड कंटेंट करवा रही हूँ। आज की क्लास में हम मिक्स रखने वाले हैं, क्वेश्चंस की रहने वाली है। वन लाइनर क्वेश्चंस की क्लास जो है आज की रहने वाली है। इसमें स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड भी बीच बीच में क्वेश्चन है, और जो आपके पीआरटी का स्पेशल एजुकेटर का जो केवीएस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो एनईपी और वर्दी विकास जो सीडीपी बाल विकास वाले क्वेश्चन है वो भी रहने वाले हैं। यानी सभी क्वेश्चन जो है मिक्स रहने वाले हैं, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जिनके हाई चांसेस हैं कि वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए अभी बिना टाइम ख़राब करे क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आएगी। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या नई शिक्षा नीति 2020, एक ही नाम है, कुछ भी कह लीजिए, किसने तैयार की? इसका आंसर होगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति ने जो है एनईपी 2020 की यदि हम बात करें तो उसने तैयार की। इसके साथ ही यहाँ से आप एक क्वेश्चन और याद कर सकते हो। एनईपी की आप लोगों से फुल फॉर्म पूछी जा सकती है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेशनल एनईपी 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष की यदि हम बात करें, अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है खर्च किया जाएगा? यहाँ पे जीडीपी के खर्च की यदि हम बात करते तो वो होगा 4%। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आप लोगों को एनईपी से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। फिर अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में जो है विभाजित किया गया है, इसका सही अनुक्रम क्या है? मूलभूत चरण आएगा सबसे पहले, उसके बाद में आएगा प्रारंभिक चरण, उसके बाद में मध्य चरण और अंत में आएगा माध्यमिक चरण। जो एनईपी है उसके अनुसार विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। आगे देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था जो है कहा जाता है? उसे बोला जाता है फाउंडेशनल स्टेज या नींव चरण जो है बोला जाता है। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखना। नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? कक्षा 6 से। इसका तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जिन बच्चों ने आप लोगों ने यदि एनईपी 2020 पढ़ी हो डिटेल में, तो उसमें लिखा है कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो वो कौन सी क्लास से होगा? कौशल विकास से यहाँ तात्पर्य है व्यावसायिक प्रशिक्षण, कक्षा 6 से। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक जो है पढ़ाया जाना चाहिए? तो कक्षा 5 तक तो बालक को कम से कम उसकी मातृभाषा में पढ़ाया ही जाना चाहिए ताकि वो आसानी से समझ सके। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, कक्षा 5। अगला प्रश्न, एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? जो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हाल ही में एनईपी को जो है कब संशोधित किया गया था? तो याद रखना आप लोग, जो है इसे 2020 में जो है संशोधित किया गया था। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाना ताकि आप लोगों को इसकी पीडीएफ वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न, एनईपी 2020 कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? इसका तात्पर्य है कि इससे पहले कितनी जो एजुकेशनल पॉलिसीज हैं वो ऑलरेडी आ चुकी हैं। इससे पहले 2 एजुकेशनल पॉलिसीज जो हैं ऑलरेडी आ चुकी हैं, एक है 1986 और एक है 68, और ये जो है तीसरी है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट पर्सन हम देखेंगे अभी
स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है पूरे एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक क्लास मिस मत करना, ठीक है। बौद्धिक अक्षमता किस वर्गीकरण के अंतर्गत जो है अभिरक्षण आता है? बौद्धिक अक्षमता के अलग अलग टाइप आते हैं, चिकित्सीय आता है और दो और आते हैं, फिर उसके अंतर्गत भी जो है सब टाइप्स आते हैं। तो जो अभिरक्षण है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है शैक्षणिक के अंतर्गत। मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि टाइम आप लोगों का ज़्यादा खराब ना हो, क्योंकि समय इतना है नहीं। फिर भी आप लोगों को यदि दिक्कत हो कि आप लोगों को 4 ऑप्शन वाले एमसीक्यूज ही चाहिए नेक्स्ट क्लास में, तो आप वो भी जो है कमेंट कर देना, मैं उस प्रकार से आप लोगों के लिए क्लास ले आऊँगी। मानसिक रोग मानसिक मंदता के अलावा कोई मानसिक विकार है, यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? यानी यह किसके द्वारा डिफाइन किया गया था कि मानसिक रोग और जो मानसिक मंदता, जिसे वर्तमान में आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बौद्धिक अक्षमता हम बोलते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। ये किसके द्वारा बताया गया था? ये बताया गया था पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के द्वारा। पीडब्ल्यूडी एक्ट की फुल फॉर्म क्या है? पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट, ठीक है। इसके अंतर्गत कितनी डिसेबिलिटीज आती हैं मैंने बहुत बार बताया है, फिर भी बता रही हूँ, 7 डिसेबिलिटीज याद रखना। आगे है किस प्रकार की अक्षमता को प्रच्छन्न विकार जो है कहा जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम अक्षमता है, उसको एक प्रकार का प्रच्छन्न विकार जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न है हकलाना किस प्रकार का विकार है? ये क्वेश्चन बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड ही है। हकलाना विकार है वो प्रवाह से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 2.21% जनसंख्या जो है दिव्यांग है। इनमें से यदि हम बात करें तो गति संबंधी दिव्यांगता से कितने प्रतिशत व्यक्ति ग्रसित हैं? तो वो हो जाएगा 20.3%। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो वह व्यक्ति जिसने पहली बार मस्तिष्क पक्षाघात यानी सीपी सेरेब्रल पॉल्सी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात को एक प्रत्यक्ष स्थिति के बारे में अलग किया, यानी वह व्यक्ति जिसने बताया कि जो सीपी है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात ये अलग से डिसेबिलिटी है, एक अलग से दिव्यांगता है, ये किसने बताया था? सर्वप्रथम यदि हम बात करें तो वो बताया था डॉक्टर विलियम जॉन लिटिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है CARS का पूर्ण रूप क्या है? चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। आप लोगों को बता दूं कि जो मेरी पिछली क्लासेस हैं यूट्यूब पे बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने आप लोगों को थ्योरीज और MCQs करा रखे हैं। यदि आप चैनल पे नए हो तो उन क्लासेस को भी एक बार देखना ज़रूर और कमेंट करके बताना कि ये क्लास कैसी लगी। उनमें जो है मैंने फुल फॉर्म्स भी करवा रखी हैं। आप लोगों को जो है आगे भी ऐसे ही जो है और फुल फॉर्म्स और इम्पोर्टेंट MCQs देखने को मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न है पोलियोमाइलाइटिस किसके कारण जो है होता है? तो ये होता है पोलियो वायरस के कारण। 2 विकलांगताओं के संयोजन को प्रदर्शित करने वाले बच्चे को सही है। 2 विकलांगताओं के संयोजन को प्रदर्शित करने वाले बच्चे को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आ जाएगा बहुविकलांगता। मैंने पहले बहुत बार बताया मल्टीपल डिसेबिलिटीज जो है यहाँ पे हो जाएगा, जिस बालक को या व्यक्ति को जो है एक या एक से अधिक दिव्यांगता में जिसके अंतर्गत देखने को मिलती है तो वो ऑटोमेटिक ही बहुविकलांगता या बहुसंवेदी विकार या मल्टीपल डिसेबिलिटी हम बोलते हैं उसके अंतर्गत काउंट होगा। विकास के कौन से सिद्धांत दर्शाते हैं कि विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है? यहाँ पे मैं अभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको विकास और वृद्धि के। तो सिराभिमुख आएगा यहाँ पे। सिराभिमुख सिद्धांत है वो दर्शाता है विकास का कि विकास जो है सदैव ऊपर से नीचे की ओर जो है देखने को मिलता है। समीपस्थ विकास के सिद्धांत की यदि हम बात करें तो समीपस्थ विकास का सिद्धांत किस संबंध में है? तो ये है वृद्धि और विकास के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासात्मक कार्यपद सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हेविंग।
अगला प्रश्न है, विकास एक कैसी प्रक्रिया है? विकास की यदि हम बात करें तो ये है सम्मिश्र प्रक्रिया। चलना सिखाने के बाद बच्चे किस चरण में जो है चले जाते हैं? बच्चे चले जाते हैं नन्हे बच्चे की अवस्था में। वृद्धि और विकास देश बढ़ते हैं। तो वृद्धि और विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है वृद्धि विकास के सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। आप लोग ये भी एक चीज ध्यान रखना, जो वृद्धि है वो एक सीमित आयु तक होती है, लेकिन विकास जो है हमेशा चलता रहता है जीवन पर्यंत। जब व्यक्ति जन्म लेता है उस टाइम से लेकर जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब तक विकास जो है हमें देखने को मिलता है, लेकिन वृद्धि की एक सीमित आयु होती है, उसके बाद में वृद्धि रुक जाती है। मानव मस्तिष्क विकसित होता है शरीर के किसी भी अन्य अंग की तुलना में जो है मानव मस्तिष्क की यदि हम बात करें तो धीमी और देरी से जो है इसका विकास होता है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपगार स्कोर लिया जाता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है ऑलरेडी DSSS स्पेशल एजुकेटर में। और इसका अपगार स्कोर जो है आप लोग डिटेल में भी पढ़ लेना है एक बार। अपगार स्कोर जो लिया जाता है ये लिया जाता है जन्म के तुरंत बाद। अगला है, बालक की अभिवृद्धि जैविक के नियमों के अनुसार होती है। यह किसका? जैविकी के नियमों के अनुसार होती है, यह किसका कथन है? ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी DSSS PRT में। ये हरलोक का जो है कथन है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रही हूँ। औंधे मुंह में लेटे होने के दौरान बच्चे किस आयु में अपना सर उठाना जो है शुरू कर देते हैं? तो पहले महीने में 1 मंथ का जो बच्चा हो जाता है वो औंधे मुंह उल्टा लेटा होता है तो अपना सिर उठाना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न है, अभी आ गए कुछ फिर से स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। वर्ल्ड ब्रेल डे मैंने ऑलरेडी बता दिया है आप लोगों को, फिर भी एक बार बता रही हूँ ताकि अच्छे से याद हो जाए। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड डिसेबिलिटीज डे की यदि हम बात करें तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। व्हाइट कैन डे की यदि हम बात करें तो 15 अक्टूबर को। और विश्व दृष्टि दिवस की यदि हम बात करें तो अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को 2 जानवरों में क्या हुआ था? आरंभ हुआ था। ब्रेल जो है किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती है? यदि हम बात करें तो ब्रेल जो है हमेशा बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि यदि हम इसकी बात करें कि ब्रेल किस साइड से किस साइड पढ़ी जाती है तो नॉर्मली बाईं से दाईं ओर जो है ब्रेल पढ़ी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का जो है निर्माण किया था? बुद्धि परीक्षण के निर्माण की यदि हम बात करें तो 1905 में अल्फ्रेड बिने तथा थियोडोर साइमन औपचारिक रूप से बुद्धि के मापन का क्या किया था? सफल प्रयास किया था। बुद्धि की परिभाषा कारक स्पीयरमैन में बुद्धि की परिभाषा जो दी थी उसके अनुसार उनमें जो 2 कारक बताए थे, तो जी कारक क्या है? जी कारक होगा जनरल फैक्टर, जो बुद्धि का सामान्य कारक। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। 2 कारक बताए थे इसके, विशिष्ट कारक और एक सामान्य कारक। तो जी का मतलब हो गया जनरल जो फैक्टर है वो, और स्पेसिफिक विशिष्ट कारक। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह कौन सा होता है? गार्डनर ने, यदि आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है तो वो होगा गार्डनर। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है आत्मबोध स्वयं का, इसने जो है बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर ने बहुत सारे बुद्धि के अलग अलग टाइप्स जो है बताए हैं। तो अंतः व्यक्तिक बुद्धि वाला जो व्यक्ति है वो आत्मबोध के लिए सर्वाधिक योगदान है। बुद्धि लब्धि या यदि हम बात करें इंटेलिजेंस क्वांटेंट की अवधारणा किसने दी थी? वो दी थी स्टर्न ने। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं?
उस अवस्था को कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है हम कहते हैं। व्यक्ति के विचार, बुद्धिमानी और भाषा में परिवर्तन निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं द्वारा बने हैं? संज्ञानात्मक प्रक्रिया द्वारा जो है बने हैं। शिक्षा के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक की यदि हम बात करें तो वो हो जाएगा यहाँ पे जीन पियाजे। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा की गई थी? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बच्चों के विकास से रिलेटेड कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आ भी चुका है, आप लोग इसे याद रखना। ये हो जाएगा स्कीमा। अगला प्रश्न है विशिष्ट अधिगम निःशक्तता शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये क्वेश्चन आपके फिर से स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है। सैमुअल ए क्रिक, जिन्होंने स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जो आपके 21 डिसेबिलिटीज में से एक है अधिगम अक्षमता, उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सैमुअल ए क्रिक ने। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है हमें देखने को मिलती है। डिसलेक्सिया की यदि हम बात करें, आप लोग याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो ये पठन से संबंधित है। एक आता है डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? गणित से। आप लोग ऐसे याद रखना, कैलकुलेशन किससे रिलेटेड होता है? गणित से, तो ये गणित से रिलेटेड हो गया। डिसग्राफिया, ग्राफ क्या है? हम लिख के बनाएंगे, तो ये लेखन से रिलेटेड हो गया। आज की क्लास जो है यही खत्म होती है। क्लास कैसी लगी आप लोगों को जो है बताना जरूर कमेंट करके, क्वेश्चंस कैसे लगे, और आगे की जो क्लासेस हैं ऐसी सिर्फ ओनली एमसीक्यूज की आनी चाहिए, या जो पिछली क्लासेस आ रही थी थ्योरी एमसीक्यू और फैक्ट वाली उस प्रकार से आनी चाहिए। ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो प्लीज़ चैनल को जो है आप लोग सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरी मेहनत के अनुसार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।